very warm welcome to all of you to Self Selection Board. My name is Shubham Vashne and my aim is to make you one step towards your uniform. आज आपके सामने जो लड़का है वो है रोहित. इसका इंटरव्यू लेंगे. इस लड़की की खास बात ये है कि इसने 12th क्लास के साथ एनडीए निकाला है. 12th क्लास के साथ, ये इसका प्रूफ है. ये इनका नाम है रोल नंबर के साथ. इन्होंने एनडीए 12th क्लास के साथ कैसे निकाला ये हम समझेंगे. पर आपको एक बात मैं बताना चाहूंगा कि एग्जाम का पैटर्न है क्या. इनसे मुलाकात करने से पहले ध्यान सुनिएगा मेरी बात. मैथ्स में टोटल मार्क्स आते हैं 300 नंबर के, जीएटी में आते हैं 600 नंबर के. टोटल 2.5 टाइम है. एक क्वेश्चन जो मैथ्स में होता है वो 2.5 का होता है, वहीं जीएटी में 4 नंबर का. देखो करीबन डबल है, नियर बाय डबल है नंबर. तो इस बात को ध्यान में रख के रोहित ने तैयारी की है और इस बात को ध्यान में रख के आपको भी तैयारी करनी है. और एक बात आपको समझनी है कि जो रोहित है, ये जो स्टूडेंट था वो एफडीए का था और एफडीए का एक चैनल है फोर्स एनडीए. इस चैनल पे आपको फ्री करंट अफेयर मिलता है रोज. अगर आप देखेंगे ये जो मैम आपको दिख रही है ना, इनके क्वेश्चन आपको छपे छपाए मिल जाएंगे. ये देखिए, इन्होंने पढ़ाया था 3/6/2022 में, जुलाई के अंदर एक क्वेश्चन पढ़ाया था और देखो छपा छपाया आ गया. ये देखो यहां पर मैंने आपको जूम करके दिखा दिया. एक और देखो, एक और क्वेश्चन आया निशांक और अक्षय का. ये देखो यहां पर आ गया ये क्वेश्चन, एकदम छपाया. ये भी जुलाई में सेम डेट को कराया था. देख लो यहां पर सेम डेट पे एकदम. और देखो एक ही दिन में 2 क्वेश्चन छपे छपाए एक ही डेट से आ गए. मैम का एक और क्वेश्चन था उसी तारीख में पढ़ाया था और ये भी छपा छपाया. देखिए श्रेष्ठा स्कीम के बारे में बात थी और ये देखो वहां से आ गया कॉपी पेस्ट. सो इस मौके को छोड़िए मत. फोर्स एनडीए के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्री में करंट अफेयर पढ़ सकते हैं. आपको कॉपी पेस्ट करंट अफेयर मिल सकती है. अब हम मुलाकात करेंगे रोहित से. रोहित की पूरी जर्नी समझेंगे. 12th के साथ उसने क्या क्या किया, क्या इसको डिलाइमा आया था डिप्रेशन का, हम इस बात को भी समझेंगे. सो प्लीज स्टे विद मी एंड लिसन हिज वर्ड वेरी केयरफुली. जय हिंद रोहित भाई. जय हिंद सर. रोहित यार, योर लाइफ इज अमेजिंग. मतलब जिन बच्चों का सपना होता है ना 12th के साथ एनडी निकाल देने का, वो वाले इंस्पिरेशन हो तुम यार. बट यार एक बात बताओ, जब तुमने एनडीए की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तब एनडीए एग्जाम कैसा लगता था? मतलब आईआईटी और एनडीए में कुछ फर्क नजर आता था कि उसके क्वेश्चन सेम ही लगते थे? सेम ही लगते थे. मतलब कुछ भी क्वेश्चन बनता ही नहीं था. सब देख के मतलब सारे क्वेश्चन एक ही जैसे लगते थे. मिक्स ऑफ, मतलब जो हमने पढ़ा ही नहीं हो तो वो देख के तो हमको ऑब्वियसली टफ ही लगेगा ना. वो तो बात है. बट एक टाइम ऐसा है कि तुम्हारे पापा चाहते थे कि मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, क्लिनिक क्लिनिक ओपन करे, बट यू कन्विंस योर फादर कि आई वांट टू बी अ सोल्जर. व्हाट्स द स्टोरी बिहाइंड दैट? या दे सेड कि जो ये वाली फील्ड है इसमें उन्होंने बहुत देखे हैं, उनके फ्रेंड भी हैं, तो इसमें फील्ड में क्लिनिक खोल लिया उन्होंने. बट जो मुझे ये नहीं चाहिए था. मुझे आई वांट सम डिफरेंट लाइफ. सो आई मतलब मैंने मेरे पापा को कन्विंस किया तो फिर वो मान गए. बट इस लाइफ में तुम्हें ऐसा पसंद क्या आया? मतलब वो फील आनी चाहिए ना. क्या वो फील फील? डॉक्टर वाली यूनिफॉर्म वाली लाइफ है फील? ही. फील मतलब इतनी चैलेंजिंग लाइफ नहीं है डॉक्टर वाली. है अच्छा. बट उतनी नहीं है जितनी ये है. अच्छा, फेयर इनफ. मैंने ना एक बच्चे से पूछा, मैंने कहा यार ये जो फौज की नौकरी होती है सरकारी नौकरी होती है? उसने मैंने बोला कि ये यूनिफॉर्म की नौकरी होती है, सरकारी नहीं होती है. ये सो नौकरी नहीं होती है. हाँ, ये नौकरी नहीं होती है. दैट्स अमेजिंग फील. बट यार यू हैव नो बैकग्राउंड भाई. आपके ना तो फादर आर्म फोर्स में, ना ही ग्रैंडफादर. ग्रैंडफादर तो फार्मर थे, ठीक है. या तो ये सपना पनपा कैसे? क्योंकि आपको तो फाइटर पायलट बनना है. क्या अगर मैं बनूंगा हाँ. तो मेरी सोसाइटी में मेरा एग्जाम्पल खड़ा हो जाएगा और उस मुझे देखकर और भी बनेंगे. तो मतलब किसी ना किसी को तो शुरुआत करनी होगी ना. हाँ. इसीलिए मैं आई वांट टू बी द फर्स्ट. आपने आपने शिवानी मैम से भी पढ़ा है, राइट? शिवानी शर्मा मैम या से पढ़ा है, जो कि फोर्स डिफेंस एकेडमी में एजुकेटर है. उनके क्वेश्चन छपे छपाया है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि वहां पर कोचिंग जो है फोर्स डिफेंस एकेडमी वो कैसी है. पर मेरा सवाल ये है कि इज द 11th 12th इज द राइट टाइम टू टेक कोचिंग? क्योंकि आपके पास तो 11th का भी बर्डन है, बोर्ड का भी बर्डन है, आपके फ्यूचर का भी बर्डन है. और किसी ने आपसे कहा नहीं बच्चे इंजीनियरिंग कर ले, सेफ है. यहाँ तो मेडिकली आउट हो गया तो तेरा क्या होगा? इंजीनियरिंग में मेरा शुरू से इंटरेस्ट नहीं था. अच्छा. मेरा अगर था भी तो मेरा एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में था. बट मैंने सोचा इससे अच्छा तो और भी कुछ और अच्छा कर सकते हैं. और 11th 12th में देखा जाए तो ये इट इज द बेस्ट टाइम टू चूज द करियर. ओके, अब मेरा एक सवाल है. वह 12th बोर्ड का स्टूडेंट, उसके साथ बड़ा पंगा है. माँ बाप बड़े परेशान, मेरे बच्चे का क्या होगा, उसको बेचारे को इंजीनियरिंग दिलवाओ, उसको नीट दिलवाओ, ठीक है. एनडीए उसकी ख्वाहिश हो गई, एनडीए वो दे रहा है. उसको बोल दिया बेटा इंजीनियरिंग की तैयारी कर ले, एनडीए खुद भी हो जाएगी उसकी. अब इतनी परेशानी के बाद उसके बाद एक परेशानी और है कि क्लास में अलग सिलेबस चल रहा है
कोचिंग में अलग सिलेबस चल रहा है, अब पढ़े तो क्या पढ़े। उसके बाद दूसरी एक तीसरी प्रॉब्लम ये आ जाती है कि भाई मेरा शेड्यूल नहीं हो रहा, मेरा टाइम मैनेजमेंट नहीं बैठ रहा, इसमें इतना समय निकल गया, इतना समय निकल गया। और सपने बहुत सारे बच्चों के होते हैं कि ट्वेल्थ के साथ एनडीए निकल जाए, वो जो चौड़ होती है ना अपने आप में, वो अलग ही होती है कि ट्वेल्थ के साथ निकल गया। अब इसका सोल्यूशन है क्या? तो सर बेसिकली जब बच्चे प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो उनको दो चीजें याद रखनी है कि इंग्लिश का जो पार्ट है वो बहुत मेजर है, 200 मार्क्स इंग्लिश कवर करता है, तो उसको आपको नेग्लेक्ट नहीं करना है। दूसरी चीज साइंस, तो साइंस का भी ऑलमोस्ट 200 के आसपास आपको वेटेज मिल जाता है, तो ये दो सब्जेक्ट आपको अच्छे करने हैं, चाहे आप कॉमर्स के हैं, चाहे आप हिंदी मीडियम के हैं, आप बायो के हैं, कुछ बिल्कुल मैटर करते ही नहीं। ये दो पार्ट्स आपको एनडीए क्रैक करने के लिए स्ट्रांग बनाने होंगे। इसके बाद फिर आप देख सकते हैं किस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट ज्यादा है, क्या आप इजीली पढ़ पा रहे हैं और किसमें आप स्कोर ज्यादा अच्छा कर पा रहे हैं। चाहे हिस्ट्री हो जिसमें मॉडर्न से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, फिर पॉलिटी हो जिसमें पार्लियामेंट से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो फिर आप इन टॉपिक्स को प्रेफर कर सकते हैं। डेफिनेटली इतना करने के बाद आप एक बहुत अच्छे मार्क्स जो हैं वो स्कोर कर पाएंगे। बच्चों को कोचिंग चूज करनी हो ऑफलाइन अगर स्टार्ट करनी है या ऑनलाइन, तो आपने कैसे किया? बहुत सारी कोचिंग है यार, अनअकैडमी है, बायजू है, फिजिक्स वाला है, दुनिया भर की कोचिंग है, बट हाउ डू यू एंड अप विद फोर्स डिफेंस एकेडमी ओनली? फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे तो ऑफलाइन कोचिंग अच्छा। चाहिए। सो आई हैड सर्च इन इंदौर, सो माय फर्स्ट प्रेफरेंस वाज द फोर्स डिफेंस एकेडमी एंड आई हैव जॉइंड इट। बट क्यों? वही तो सवाल है ना कि भाई सॉर्टेड करा कैसे कि बस एक ही कोचिंग है पूरे शहर में तो हमने ज्वाइन कर लिया, ऐसा कुछ था क्या कि पूरे शहर में कोचिंग है? नहीं, एक नहीं है, बहुत सारी है, बट सॉर्ट आउट करे सबसे कैसे अच्छी जो बच्चा? लगी मुझे, इन माय पर्सपेक्टिव, जो सबसे अच्छी लगी मुझे फोर्स डिफेंस एकेडमी, क्या क्या वही खास बात है? आपने मुझे एक बात बोली थी कि पीयर ग्रुप जो होता है ना, वो या पीयर ग्रुप यहाँ पर इतना अच्छा है, पीयर लर्निंग, कि शायद यही एक रीजन है कि शायद रिटर्न आराम से निकल गया। क्या है वो कहानी, क्या है ये? कहानी ये है कि जो हम क्लास में सर जो पढ़ाते हैं हाँ उसको देख के हम जो दूसरे बच्चे भी पढ़ते हैं। मेरे साथ तो ऐसा था कि 11 की बेस में मेरा एडमिशन हुआ था, हाँ 12th के टाइम, तो वो थोड़ा पढ़ चुके थे। अब मुझे ये लगता था कि मैं तो पीछे रह रहा हूँ। एक स्पिरिट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस बनती है, तो उसी स्पिरिट से हम सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं और पढ़ाई करते हैं। और इसी कंपटीशन से पीयर लर्निंग होती है, और पीयर लर्निंग आई थिंक इट इज द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। अच्छा, जब हम एनडी की तैयारी करते हैं ना, तो एनडी की तैयारी में क्या होता है कि शुरुआत करते वक्त ना हम उसको ना मैच नहीं कर पाते, हम जो शेड्यूल बनाते हैं वो फेल होता है, ठीक है। और आपके केस में तो ये था कि आप 7 किलोमीटर साइकिल चला के जा रहे हो अपने का, 7 किलोमीटर वापस आ रहे हो, ठीक है, एनर्जी थक जाते हैं। आप खुद बताते थे कि फोन पे बताया था आपने कि आप थक जाया करते हो पूरी तरह से। सो ये मैनेज हो कैसे रहा है? और आप डेली डेली क्यों बर्डन नहीं महसूस होता कि यार ये आज का काम कल पे छूट गया, कल का परसों पे आ रहा है? ऐसा नहीं हो रहा आपके साथ? अगर आज का काम कल पे छोड़ेंगे और कल का काम परसों पर, तो ये बैकलॉग क्रिएट करेगा। वो मैं और आपकी ये बात समझ रहा हूँ, वो तो एक आइडल बात होगी, बट हुआ तो होगा या, ना इनिशियली, दिक्कत तो आई होगी ना। या तो वो कैसी दिक्कत थी? तो वो आई कुछ थी। इनिशियल डेज समझाओ मुझे, वो इनिशियल डेज जब एनडी की तैयारी करी थी तो वो कैसे थे? बेसिकली जब मैं फोर्स डिफेंस एकेडमी आया, जब मेरा फर्स्ट डे था यहाँ पर, तो मेरी 11 की एग्जाम भी इसी के साथ चल रही थी। हाँ और मुझे फर्स्ट डे पर फोर्स हाँ डिफेंस एकेडमी में हाँ मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया कि मैं क्या करूं। जो ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये साइंस बैकग्राउंड से तो सब्जेक्ट थे नहीं जो हम समझ सकें। ये पूरे मतलब ऊपर से जा रहे थे और कॉन्फिडेंस भी लूज हो रहा था। तो मैंने एक स्पिरिट बनाई, और जो नए मेरे साथ और भी बच्चे थे नए वाले, तो उनसे बात करी मैंने कि हम क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि जो अभी सर पढ़ा रहे हैं वो अभी घर जाके पढ़ लो। ऐसे करते 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 बाद में 2-4 महीने के बाद अब हमको सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और ऐसे करते करते पूरा समझ में आने लगा। ये रोल रहा फोर्स डिफेंस एकेडमी का। नहीं, फोर्स डिफेंस अकेडमी से ओके, मैं आपका पूछ रहा था, आपका शेड्यूल खराब हो रहा होगा, आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा होगा, आप अपने गोल्स पे अचीव नहीं कर पा रहे होगे। भाई होता है ना, हमने आज शेड्यूल बनाया वो नहीं बना, वो काम नहीं करा, ठीक है ना। तो वो कैसे अचीव कर रहे हो आप? आपने कैसे करा कि मेरे को एनडीए निकालना है, अगला 1 साल है, मैं 12th के साथ निकालूंगा, ये मेरी जिद है, तो ये हुआ कैसे पॉसिबल? तो हम तो रेगुलर बेसिस पे देखें, हम हाँ अपने गोल सेट करते हैं कि इस डे पे अपने को ये पढ़ना है, हाँ ये हाँ पढ़ना है, हाँ और एट लास्ट उसी टाइम टेबल को हम देखें लास्ट में, तो हमें ये परसेप्ट करना है कि हमने कितना उसको जिया, कितना वो जो गोल सेट किए थे उसको कितने कवर किए। अगर हम धीरे धीरे करते करते जितने भी हम गोल सेट कर रहे हैं उनको अचीव कर लिया,
तो वही अपना टाइम दैट्स टेबल आइडल बनाने का केस, सक्सेस दैट्स एन होगा। आइडल केस। अब मैं बस सीधे बोल रहा हूँ कि आपसे नहीं हुआ, मतलब जो आपने डिसाइड किया मैं ये करूंगा, आज की तारीख में नहीं हुआ, फिर क्या होता था? फिर आपने क्या करा? नहीं, अगर नहीं हुआ तो हाँ उसको हम अगले डे पे लेंगे। अगर हाँ। अगले डे पे तो वो 100% हो ही जाना चाहिए। अगर अगले डे पे नहीं हुआ मतलब वो कुछ गड़बड़ आ रही है तो उसमें। क्लास का मोमेंटम रखने वाली कैसी बात है? क्लास का मोमेंटम कैसे रखोगे जब आगे पीछे चल रहा है तो? या आप क्लास क्लास की मोमेंटम के अकॉर्डिंग ही काम करते हैं कि जो आज क्लास का है वो तो खत्म होना ही होना है? अगर जैसे कि कल का पढ़ाया हुआ आज छूट गया हाँ। तो मैं उसके पीछे आज का पढ़ाया हुआ नहीं छोड़ूंगा। जो आज का पढ़ाया हुआ है वो आई विल डेफिनेटली कवर दी टॉपिक्स, जो घर पे जाके डेफिनेटली करना ही करना है। ये 100% होता था। और अगर मैं ये आज का छोड़ूंगा तो वो कल पे जाएगा, ऐसे बर्डन बढ़ता रहता है। सो अगर वो आज का टॉपिक आज कवर कर लेंगे तो अगली क्लास में जब हम रिफ्रेश होकर आएंगे तो हमें अच्छा महसूस होगा और वो क्लास भी मोमेंटम गेन करेगी। तो क्लास का मोमेंटम गेन करे रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आपका सिलेबस पीछे रह जाएगा। और कहीं ना कहीं या क्लास का मोमेंटम मोटिवेट भी करता रहता होगा कि यार मैं साथ ही चल रहा हूँ, पीछे नहीं रह रहा। राइट। ठीक है। आपने ना 10 टाइप के बच्चे देखे होंगे, ठीक है? एक पढ़ाई में बहुत अच्छा है, एक पढ़ाई में कमजोर है, एक पढ़ाई में मीडियोकर है, उसमें भी टाइप है। एक इंग्लिश मीडियम का, एक हिंदी मीडियम का, एक स्टेट बोर्ड का हो गया, उसमें भी टाइप हो जाएंगे। एक को मैथ्स बड़ी अच्छी लगती है तो एक की जीएटी बड़ी अच्छी है, मैथ्स में बहुत अच्छे नंबर है, जीएटी में कम है। बट मैम आई कैन सी दैट आप कोशिश ये करते हो कि यार हर बच्चे का निकल जाए। बट फिर भी मैं जानना चाहूंगा कि वो ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो बच्चे में जिद होकर या मतलब कुछ भी जो उसमें होनी चाहिए, जो उसको निकालने में मदद करेगी करेगी। एक क्वालिटी जो मुझे लगता है जो एनडीए के स्टूडेंट में बिल्कुल होना ही चाहिए, दैट इज कंसिस्टेंसी। इट डजंट मैटर वेदर यू आर फ्रॉम इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम, यू आर फ्रॉम साइंस स्ट्रीम और आर्ट स्ट्रीम, ये चीज मैटर करती ही नहीं है। देयर इज डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन अगर आप होगा तो आप अपने आप कंसिस्टेंट होंगे। और कंसिस्टेंसी इज समथिंग कि आपका एक शेड्यूल होता है। मैं ये नहीं कहती बच्चों से हमेशा कि आप घर जाओ और अपना एक ऐसा शेड्यूल बनाओ, 5 बजे उठना है, आधे घंटे में रेडी और फिर दिस एंड दैट। वो बना लेंगे, एक एक दिन फॉलो करेंगे, 2 दिन फॉलो करेंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल कि आप उसको डेली एक हार्ड से टाइम टेबल को फॉलो कर पाए। बस बात ये है कि अगर आप कंसिस्टेंट हैं अपनी स्टडी को लेकर के, बिकॉज हमें सिर्फ 6 महीने का टाइम मिलता है एक एग्जाम से दूसरे एग्जाम के बीच में। उस 6 महीने के पीरियड को अगर आप फ्रूटफुली यूटिलाइज करना चाहते हैं तो आपको कंसिस्टेंट रहना होगा। आपको टाइमली अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, आपको बार बार उसको रीड एंड रिवाइज करना है। एंड टेस्ट पेपर इज समथिंग कि जो आप प्रीवियस ईयर के भी लगाएं और जो क्वेश्चन आपके टीचर्स सजेस्ट कर रहे हैं कि दैट कैन बी द प्रोबेबल क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकता है, तो उसको भी आप सॉल्व करें। और ये चीज सिर्फ और सिर्फ होती है जब आपके अंदर एक डिटर्मिनेशन होता है कि हाँ भाई मेरे को फौजी बनना है। तो फौजी, मैं अक्सर बच्चों को यही बात बोलती हूँ कि तुम बस जब फौजी बनना चाहते हो ना, एक पहली चीज की डिसिप्लिन ला लो अपने अंदर। और डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि मैम हम तो वेल ड्रेस्ड होके आते हैं, और नहीं, ये चीज नहीं। आपको अपनी पढ़ाई के लिए एकदम डिसिप्लिन होना पड़ेगा। और वो जो डिसिप्लिन है वो बस सिनोनिमस है कि आप कंसिस्टेंट रहें अपनी स्टडी के लिए। इसके बाद देयर इज नथिंग जो आपको रोक दे कि आपका एग्जाम ना निकले। फेयर इनफ। अब मैं ना आपसे सीधे सीधे एक सवाल पूछूंगा, ऑनेस्ट एंड फ्रैंक आंसर चाहिए मेरे को। अगर मान लो मैं एक सवाल पूछूं कि यार मेरे को एनडीए निकालना है, ठीक है, आई एम द स्टूडेंट, अब आप मुझे क्या एडवाइस करोगे? शुभम वाशने आप यहाँ फोकस करो, एनडीए आराम से निकल जाएगा, आपने तो निकाला है, मैं क्लास 12 का एस्पिरेंट हूँ, क्या करूँ मैं? अगर आप ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी क्लास में हो। हाँ, अगर आप मैं जस्ट 11 आपकी तरह 11 से आया हूँ, 12 में आ चुका हूँ मैं, अब अगर क्या आप करूँ? अगर आप 11th में हो हाँ तो सबसे पहले जो 11th के जितने भी मैथ्स के टॉपिक्स हैं हाँ। उनको एक बार पढ़ लो और रेगुलरली डेली बेसिस पर उनके क्वेश्चंस लगाओ। ठीक है 50-50 क्वेश्चन रोज भी लगाएंगे तो एट लास्ट हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, डन। और इसके बाद? वेराइटी ऑफ क्वेश्चन शुड लगाना चाहिए। ठीक है, देन? और फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए हमें 9-10 का बेसिक्स और 11 का पूरा पढ़ना है। 11 से ज्यादा नहीं आता बट आता तो है। ठीक है, 11 से ज्यादा नहीं आता। देन ये तो आपने फिजिक्स केमिस्ट्री और खाली मैथ्स बोली, इतने में थोड़ा निकलेगा। मैं मानता हूँ कि वेटेज ऑफ साइंस इज अराउंड 220 मार्क्स एंड मैथ्स इज 300, बट फिर भी तो बहुत कुछ बचा है, अभी क्या करूँ मैं? या इंग्लिश बचा है। जो इंग्लिश जो था मैंने फोर्स डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल से करा है। जो एंटोनियम सिनोनियम है वो डेली बेसिस पर आप थोड़े थोड़े करते रहें तो लास्ट में आपके पास बहुत सारे वर्ड्स हो जाएंगे और आपकी वोकेबलरी भी इंप्रूव हो जाएगी। अच्छा, और एंटोनिम सिनोनिम्स करने का रीजन ये है कि मोर देन 50% ऑफ पेपर जो होता है वो एंटोनिम या सिनोनिम ही आता है, इडियम्स फ्रेज इंक्लूडेड।
30 क्वेश्चंस आता है, राइट? सीधे सीधे क्वेश्चन उसी से आते हैं। अच्छा 10 एंटोनियम्स, 10 सिनोनियम्स, इडियम्स, ये 30 क्वेश्चन उससे आ जाते हैं। और 10 जो सेंटेंस अरेंजमेंट आते हैं, PQRS। तो और टोटल 10 150 मार्क्स आपने 200 में से गेन कर लिए अगर आपने एंटोनिम्स होने पे काम किया, राइट? बट यार या अभी भी फिजिक्स केमिस्ट्री के दम पर यू हैव स्कोर अराउंड 120 मार्क्स। बायो को कुछ नहीं कहोगे आप? बायो नहीं करना? बायो 10th की बुक और 9th की बुक कर ली, बस तो मतलब बायो शॉर्ट है। सॉर्ट है। अच्छा ठीक है, मेरे को एक सीधा सीधा जवाब और चाहिए। बहुत बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन होता है कि मैथ्स में कौन सी किताब लूं मैं। ठीक है, मतलब मेरे पास सारे सवाल भी है, मेरे पास पाथफाइंडर भी है, मेरे पास PYQ में दिशा एप्लीकेशन अरिहंत की, ये सब है मेरे पास। और मेरे पास क्लास जो मैं कोचिंग एकेडमी जा रहा हूँ, मेरे पे उसके भी नोट्स हैं। नाउ इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि सारी किताबें पढ़ ली जाएं। कुछ बच्चे या करते हैं आर डी शर्मा कर रहा हूँ तो ये छूट जाएगा सारा कुछ मेरे हिसाब से। तो आपका क्या प्लान है? अगर मैं सारे सब्जेक्ट्स को अलग अलग कर दूं, एल्जेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड अपना कैलकुलस, तो हम करें क्या? मतलब समटाइम क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारी बुक्स लेकर बैठ जाते हैं और हाँ उनसे एक भी नहीं होती है क्लास में। हाँ तो ऐसा नहीं करना है हमको, मतलब पर्टिकुलरली टॉपिक्स वाइज बुक्स देखनी है। जैसे कि अलजेब्रा के लिए अरिहंत की बुक है, जो प्रीवियस ईयर भी है और पर्टिकुलरली टॉपिक वाइज भी है अलजेब्रा में। और ट्रिग्नोमेट्री में देखा जाए तो RS अग्रवाल बेस्ट है। RS अग्रवाल देख ली, और 11 की NCERT भी कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री के लिए। ठीक है, मैं आपकी NCERT बात से एग्री कर रहा हूँ। मैं सॉरी, मैं आपको टोक दे रहा हूँ, आप बुक्स बता रहे थे, मैं दोबारा उस पर आऊंगा। बट आपने मुझे ये नहीं बताया कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दोज क्वेश्चन जो शीट पेपर वहां मिल रहे हैं आपके इंस्टीट्यूट में या किसी भी या इंस्टीट्यूट में मिल रहे हैं, उसकी क्या इंपॉर्टेंस रहेगी? तो वो जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही मतलब रिसर्च बेस्ड हैं। जो NCERT होती है, प्रीवियस ईयर्स होते हैं, और जो मोस्ट एक्सपेक्टेडली आ सकते हैं क्वेश्चंस, उन पे आते हैं ये सारे क्वेश्चंस। सो दिए अगर वो क्वेश्चंस कर लिए तो एक बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है क्वेश्चंस का वो सेट हो जाता है। अच्छा, फिर अकॉर्डिंग टू योर नीड जहां से वीकनेस है वो जो सोर्स है, पाथफाइंडर, RS वाला, आर्यन Yeah. एप्लीकेशन को। ठीक है, बाकी आप कोई बुक जो बता रहे थे मैं जानना जरूर चाहूंगा, आपने कौन कौन सी बुक बता रहे थे आप? अगर हम हाँ, कैलकुलस और ट्रिगो की बात करें तो? अगर आप NDA के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो हाँ। तो ये मान के चलो कि आप NCERT कर चुके हो, क्योंकि अच्छा 11 12 ये हमको फर्स्ट प्रेफरेंस देना है इस पे। और ओके ज्योमेट्री जो होता है इतना सिंपल आता है कि वो NCERT से बन जाता है, ओके और उसके बाहर ज्योमेट्री पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है और जो ट्रिग्नोमेट्री के लिए हमने बताया RS अग्रवाल है, अलजेब्रा के लिए अरिहंत की बुक है, और स्टैटिस्टिक्स के लिए भी अरिहंत की बुक और और NCERT लगा सकते हैं। ठीक है, फिर ना मेरे दिमाग में ना एक सवाल आ रहा है, बहुत साधारण सवाल है। एनडीए का या सिलेबस बहुत वास्ट है, सारा कंप्लीट करना मेरे हिसाब से तो पॉसिबल है नहीं। व्हाट्स योर कॉल? आपका हुआ था कंप्लीट? नहीं, मेरा भी नहीं हुआ था। तो एट फिर लास्ट मैंने कैलकुलस में जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है, बहुत सारे टॉपिक्स मैंने छोड़ दिए थे। जैसे क्या क्या छोड़ दिया आपने? जैसे मैंने डेफिनेट इंटीग्रेशन छोड़ दिया था, हाँ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स छोड़ दिया था, ठीक है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, हाँ। एरिया अंडर द कर्व, और बहुत सारी चीजें मतलब ऊपर ऊपर से पड़ी थी, तो आपको ताकि तो मतलब कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा होगा कि यार मेरा होगा कि नहीं होगा? आपको कैसे कॉन्फिडेंस आ रहा था? नहीं, मैथ्स में मुझे इतना नहीं आया। मैंने GAT मेरा थोड़ा सा स्ट्रांग रखा। फिर भी और जीएटी में मैथ्स में, आपने पॉलिटी हिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग कर रखी थी आपने। हाँ, पॉलिटी मैंने पढ़ा था बट उससे ज्यादा क्वेश्चन आए नहीं। फिर और हिस्ट्री? हिस्ट्री भी मैंने लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ी। सुबह उठ के वही पढ़ता था सबसे पहले। ठीक है, तो मतलब कि ये लास्ट मोमेंट की पढ़ाई पर हुआ है, बट व्हाट अबाउट कि मैं अभी मेरा सवाल घूम फिर के वही है। मैंने एफडीए ज्वाइन कर लिया, टीचर्स बहुत अच्छे हैं, शिवानी मैम का छपा छपाया आ रहा है, लखन सर ने आपको वो क्या वीडियो दी वो भी छपा छपाया आ गया, दैट्स ग्रेट, वो ब्लेसिंग हो गई। बस स्टिल अगर बीइंग अ स्टूडेंट मैं कहाँ फोकस करूँ? मतलब मैथ्स मुझे 100% फोकस रखना है, इंग्लिश फोकस रखना है, साइंस फोकस रखना है, ये 3 पिलर हैं क्या? मैं एक मान सकता हूँ क्या ये? या अगर हम साइंस बैकग्राउंड से आ रहे हैं तो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स और इंग्लिश पे तो हमें बनाना ही है, क्योंकि बिना इंग्लिश के तो GAT इज नॉट पॉसिबल। अगर बट आप ऐसा क्यों कह रहे हो? फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश में हटा दो 200 नंबर, तो 400 नंबर तो अभी बाकी है। व्हाई नॉट नहीं, फोकसिंग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस? नहीं, हिस्ट्री से हमें ये पता नहीं होता कि कहाँ से आ रहा है, और अच्छा हिस्ट्री का बहुत ही वास्ट सिलेबस है, ओके पॉलिटी का भी वास्ट है, और ज्योग्राफी भी बहुत बहुत बड़ा है। बट उनसे 24 to 25 क्वेश्चन ही आते हैं ज्योग्राफी से। ओके बट इसी बात को हम इंग्लिश में देखें तो
इंग्लिश में हमें बस इडियम्स पढ़ने और 10 क्वेश्चन बन जाएंगे और Around ऊपर से 40 पेपर डिफाइंड है कि आना क्या है, तय है उसमें। या ये बात है। मैम मैं एक बात जानना चाहूंगा, आपको तो बड़ा अफसोस सा होता होगा, आपके टाइम में तो एनडीए था ही नहीं, और आप तो क्वेश्चन एकदम प्रेडिक्ट सा कर देते हो, तो आपको तो लगता होगा काश एनडीए मेरे टाइम में भी होता तो आज मैंने भी एनडीए निकाल दिया होता। कह सकते हैं सर, अफसोस नहीं कहूंगी मैं उस चीज को। बेसिकली जब मैं स्कूल में थी तो मैं अपनी मम्मी को बोलती थी कि हाँ मुझे एनडीए करना है, बट उस टाइम पे ना तो मुझे एनडीए के बारे में इन्फॉर्मेशन थी, और जब पता चला, जब मैं 12th पास आउट हुई तो मुझे पता चला कि ये जो एनडीए है वो गर्ल्स के लिए होता नहीं है। बस उसके बाद ये पता चला कि एक सीरियस एग्जाम होता है जो गर्ल्स के लिए होता है। तो जो एक अफसोस मेरे मन में था कि भाई मैं डिफेंस नहीं दे पाई कभी, या मेरे टाइम पे एनडीए नहीं था, वो जब मैं बच्चों को देखती हूँ ना, क्योंकि एक फीमेल टीचर जब आप होते हो ना कहीं इमोशनल कनेक्शन आपका स्टूडेंट्स के साथ होता है। तो जब बच्चों को देखती हूँ अच्छा परफॉर्म करते हैं, टेस्ट में उनके मार्क्स अच्छे आते हैं, मुझे बताते हैं कि मैम आपने जो पढ़ाया था वो आया, तो वो एक टीचर वाली खुशी ना वो सारी चीजों को साइड करती थी कि भाई तुम नहीं दे पाई। तो इस वजह से मुझे उतना अफसोस नहीं है, बट हाँ डेफिनेटली मे बी अगर मेरे टाइम पे होता तो मैं भी कर पाती। श्योर मैम श्योर, बट मैं एक बात जानना चाहूंगा, मैंने इसलिए पूछा मैम, आज ना लड़कियों के लिए एनडीए खुला भले ही है, बट ना सपना थोड़ा मुश्किल है, सीटें कम है, एंड योर अकेडमी इज फेमस फॉर कि बायोलॉजी के स्टूडेंट, वो भी लड़की, वो भी रिटन क्वालिफाइड, वो भी 500 प्लस मार्क्स, ये 500 पॉसिबल है कैसे मैम? इसका मतलब है कि बस 24 घंटे पढ़ते रहो? नहीं सर, मतलब मैं ये नहीं कहूंगी कि चाहे, मैं तो इवन आपसे कह रही हूँ ना कि अगर आप यूपीएससी के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इवन कोई भी एग्जाम आप प्रिपेयर कर रहे हैं ना, तो वो चीज मैटर करती ही नहीं है कि आप 24 घंटे पढ़ रहे हैं, 18 घंटे पढ़ रहे हैं, इट डजंट इवन मैटर। व्हाट मैटर्स कि आप जो स्टडी कर रहे हैं इफेक्टिव है या नहीं। एक्चुअली होता ही है, लेकिन सर एक बात बोलते हैं कि एनडीए के बच्चे जब प्रिपरेशन करने आते हैं तो उनको ना समझदार बनने में थोड़ा सा समय लगता है, टाइम लगता है, और जब तक वो समझदार बनते हैं तब तक उनकी एज निकल जाती है। तो वही चीज होती है एनडीए स्टूडेंट्स के साथ। अगर वो जब प्रिपरेशन करने आए और उनको ये समझ में आ गया कि आखिर उनको एनडीए करना क्यों है, और उनको एक प्रॉपर गाइडेंस जब मिल गया ना, चाहे तो मैं एकेडमी की बात करूं या एक पर्टिकुलर टीचर की, भले एक टीचर डेडिकेटेडली 2 स्टूडेंट्स 4 स्टूडेंट्स जब कनेक्टेड होता है ना, तो वो देख पाता है उस बच्चे की प्रोग्रेस क्या है, क्या उसका वीक पार्ट है। सो वही मेरे जो कुछ स्टूडेंट्स जो एकेडमी के हमारे स्टूडेंट्स थे जिनका सिलेक्शन हुआ, सारे टीचर्स जो थे, एक्चुअली टीचर एक वो व्यक्ति होता है जो अपने स्टूडेंट्स को देख के बता देगा कि मैम भाई यहीं पर मैं देखो आपको टोकना चाहूंगा, आई डोंट वांट कि आप उस लड़की का या लड़के का नाम लो, बट बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बट उसका ना लास्ट टाइम रिटर्न निकला था विद अ वेरी गुड मार्क्स, इस बार नहीं निकला, क्या कहानी है वो? सर अगर मैं उसकी बात करूं तो शी वाज फ्रॉम बायोलॉजी स्ट्रीम, बट उसमें ना एक ये था कि जब वो एकेडमी आई तो उसको एक डर था। पहले तो शी वाज अंडर कॉन्फिडेंट कि मैम मैं बायोलॉजी स्ट्रीम की हूँ, मैथमेटिक्स मुझसे बनता नहीं है, हाँ और सीईटी में मुझे हिस्ट्री पॉलिटी थोड़े से बोरिंग लगते हैं। हाँ तो बट जब उसने सर से बात की, मैंने उससे बात की, तो उसको एक रियलाइजेशन जो हुआ वो ये हुआ कि आखिर वो एनडीए करने क्यों आई थी। देन आफ्टर जो मैंने उसको चीज बोली थी वो यही थी कि बेटा कोई भी सब्जेक्ट जो मैंने बच्चों से डिस्कस किया है, हर बार वो एक मेंटल सीलिंग बना लेते हैं कि हम लोग मैथमेटिक्स के हैं तो हमसे ये जो जीएटी वाले सब्जेक्ट्स हैं वो नहीं बनेंगे, और जो बायोलॉजी या आर्ट्स स्ट्रीम के हैं वो सोचते हैं कि हमसे मैथमेटिक्स नहीं बनेगा। जिस दिन ये सोचना छोड़ दिया कोई भी सब्जेक्ट डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको ढूंढना ये है कि आपका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में ज्यादा है। एक्चुअली जब किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होता है तो हम कम टाइम में उसमें आउटपुट थोड़ा ज्यादा दे पाते हैं। सो वो स्टूडेंट्स जो बायोलॉजी की थी उसका ये था, तो फिर मैंने उसको समझाया थोड़ा सा मैथमेटिक्स में, उसने बस वही टॉपिक प्रिपेयर किए जिससे उसका एटलीस्ट कट ऑफ जो है वो निकल जाए। देन आफ्टर जीएटी उसका काफी अच्छा था, उसको हिस्ट्री पॉलिटी में इंटरेस्ट आया, और फिर थ्रू आउट उसने करंट अफेयर्स की क्लास, लगन सर जो इंग्लिश की क्लासेस लेते थे वो सारे टेस्ट वगैरह दिए, तो कोई ऑप्शन फिर बचता ही नहीं था कि जिससे पेपर ना निकले। तो बच्चे जब प्रिपरेशन करते हैं ना तो उनको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि बट हम दैट वाज अ गर्ल जिसने 500 मार्क्स लिए थे, राइट? बट मैम उसी लड़की ने शायद इस बार नहीं निकाल पाई, अब वो क्या रीजन है फिर? जो लड़की 500 प्लस ला रही है, 500 प्लस समझ रहे हो आप, मेरिट में बहुत ऊपर। उसका रीजन एकदम क्रिस्प रीजन जो मैं आपको बताऊंगी, और जो मैं स्टूडेंट्स के साथ भी अभी कुछ दिनों से शेयर कर रही हूँ, और उसी के एग्जांपल से बच्चे क्या करते हैं, इनका पहली बार जब रिटर्न निकलता है या दूसरी बार जब रिटर्न निकलता है तो दे आर लाइक कि सातवें अब आसमान हमारा पे अब एसएसबी, तो हम ऑफिसर बन गए। तो ये एसएसबी के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, और एसएसबी के लिए फिर जब ये स्क्रीन इन हो जाते हैं तब तो इनका कॉन्फिडेंस वाज लाइक कि अब तो भाई कोई मेरे को ऑफिसर बनने से नहीं रोक सकता।
तो ये सब चीजें जब वो कर देते हैं ना, तो उनका जो नेक्स्ट रिटर्न का एग्जाम होता है उस पर से फोकस फोकस जो है वो टोटली शिफ्ट हो जाता है। और जब फोकस शिफ्ट हो गया, अब चांसेस तो हैं कि हो सकता है आपसे एसएसबी में कोई गलती हो जाए, भाई इंसान हो आप भी। तो वहां जब एसएसबी नहीं निकलता तो वो एक गिल्ट रह जाता है जब वहां से लौट के आते। तो इस बार ये था कि एसएसबी की डेट्स और नेक्स्ट एग्जाम की डेट एकदम पास में थी। उसका जो एसएसबी था वो 29 को था और नेक्स्ट 4 को जो है एग्जाम था। सो कहीं ना कहीं जस्ट बिकॉज ऑफ द एसएसबी की प्रिपरेशन वो रिटर्न में लैग कर गई, जो मुझे लगा। और मैं इवन स्टूडेंट्स के साथ शेयर भी कर रही थी कि भले आप एसएसबी के लिए बहुत अच्छा प्रिपेयर हैं, लेकिन आपको नेक्स्ट टाइम के लिए भी प्रिपेयर रहना ही है, क्योंकि दिस एग्जाम इज वेरी अनसर्टेन। आप कितना भी प्रिपेयर्ड हैं, अगर उनको लग रहा है कि कोई क्वालिटी आप में लैग कर रही है, तो आपको फिर से शुरू से स्टार्ट करनी ही पड़ेगा। तो इसलिए रिटर्न का ना जो थोड़ा सा वेटेज है वो आपको बना करके रखना है। सो वही गलती उससे हुई थी कि रिटर्न से उसने फोकस शिफ्ट कर दिया था एंड सब कह रहे थे हाँ उसका हो जाएगा हो जाएगा, अब नहीं हुआ। तो एक वो थोड़ा सा गिल्ट रह गया और एग्जाम में भी फिर प्रॉपरली वो परफॉर्म नहीं कर पाई। तो ये मेन कारण रहा कि इस बार का रिटर्न उसका क्वालिफाई नहीं हुआ। फेयर इनफ, ये बहुत बड़ी बात है। आप सोच के 500 प्लस से लेके अब रिटर्न नहीं क्वालिफाई, तो ये किसी के साथ भी हो सकता है। मैम एक बात ना मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा, आप स्टूडेंट रही हैं, आपने मल्टीपल एग्जाम्स निकाले हैं। जब हम एग्जाम निकाल देते हैं हमारी सेल्फ स्टीम ना 7वें आसमान पे होती है कि हम कुछ भी कर देंगे, अब तो दुनिया हमारी है बस। बट आपके साथ भी हुआ होगा कि यार एग्जाम नहीं निकला। अब एनडी में भी ऐसा होता है कि पहली बार में निकला, दूसरी बार में निकला, तीसरी बार में निकला, चौथी बार में निकला, अब लास्ट अटेम्प्ट बचा। वो बच्चे ना अंदर दब चुके होते हैं अपनी सेल्फ स्टीम में। अब ये क्या है कि बच्चों को अपनी सेल्फ स्टीम कैसे उठाएं, या उनका माइंडसेट अब क्या रखें और अब आगे करें क्या? नॉर्मली ऐसे बच्चे जीटी में बहुत मार्क खाते हैं या मैथ्स में मार्क खाते हैं। होता ये है कि मैं बच्चों को मतलब कहीं ना कहीं एरिस्टोटल ने एक बात बोली है दैट द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ इज हैप्पीनेस। तो हम कई बार ना हमारी जो लाइफ है उसको एक एग्जाम से, बस एग्जाम जो है दैट इज एवरीथिंग फॉर अस। कई बार मैंने देखा है बच्चे एकदम डिप्रेशन में चले जाते हैं या उनका पूरा जो मेंटल स्टेट है वो चेंज हो जाता है। आगे फिर उनको ऐसा लगता है कि बस कुछ और एग्जाम देने के लिए वो खुद को प्रिपेयर भी नहीं कर पाते हैं। या फिर बच्चे ऐसे होते हैं एक बार एग्जाम निकला तो उनको ये लगता है कि बस अब तो दुनिया मेरी मुट्ठी में है और मैं सब कर लूंगा। सो कई बार ना आपको खुद को इमोशनली थोड़ा सा स्ट्रांग रखना होगा। हालांकि ये हमारा एक ड्रीम होता है, हमारा एम होता है, और एम से ना चाहते हुए भी आपका इमोशनल कनेक्शन हो जाता है। बट अगर आप बहुत ज्यादा इमोशनली डिपेंडेंट हो जाएंगे इस चीज पर, अगर नहीं निकला तो ये स्टेटमेंट आपको अपने दिमाग में हमेशा रखना है। तो लाइफ जो है वो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारे मौके देती है। मे बी दैट वाज नॉट इन योर डेस्टिनी। हो सकता है ना कि भगवान ने कुछ ज्यादा अच्छा आपके लिए प्लान किया हो। सो बच्चों को हमेशा हर बार मैंने यही बोला है, नहीं निकल रहा दैट्स ओके। अगर आप अपनी कमी पता करके और अच्छा कर पा रहे हो तो भी ठीक है, फिर भी नहीं निकल रहा तो फिर उस चीज को ये मत बनाओ कि बस यही लाइफ है, इसके आगे कुछ नहीं। आपके आगे लाइफ बहुत बड़ी है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं और आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो। ये बात बिल्कुल सही है। अच्छा आपने जब आपने बोला हो ना नहीं निकला तो क्या पता भगवान ने बहुत अच्छा कर दिया, तो ना ये जो फौजी वाले होते हैं ना कहते नहीं मुझे तो फौजी बनना है, तो बिना फौजी बने। पर ये बात सही है, आप फौजी बनो, बहुत सारी एंट्री है, किसी ना किसी एंट्री में हो ही जाएगा। अगर आप में जिद है तो पक्का हो जाएगा। बट एक बात याद रखो, आई थिंक मैम भी एग्री करेंगी, मैम ने कहा भी है कि वर्क एंड फाइंड योर वीकनेस एंड ओवरकम इट। अगर वो टाइम में जो टाइम प्रिपरेशन टाइम है उसमें वो ओवरकम हो गई तो पक्की बात है। सॉरी फॉर माई लैंग्वेज मैम, अगर आप मेरी बात से एग्री करते हो ना प्लीज मेरे को बताना। आई रेड इन द बुक, उसमें लिखा था हार्ड वर्क डजंट मीन दैट यू विल ऑलवेज गेट अ सक्सेस। हार्ड वर्क मीन दैट यू क्लोज ऑल द डोर्स विच कैन लीड टू द फेलियर। जिस वजह से फेलियर होगा वो हार्ड वर्क से खत्म कर दो एंड फॉर श्योर योर सक्सेसेस विल बी देयर। एंड डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। अच्छा मुझे एक बात जाननी है, आपके दिमाग में कई बात सवाल नहीं आया कि यार आई वांट टू बी द फाइटर पायलट, यार उसमें मैं उसके लिए एलिजिबल हूँ कि नहीं, मैं फिट बैठूंगा नहीं बैठूंगा, या कोई ऐसा कुछ आपके दिमाग में सवाल नहीं आता कभी फाइटर पायलट? आपकी तो फैमिली में कोई है भी नहीं। ये आया तो था, बट हम जब तक हम वो चीज नहीं करेंगे तब जब तक हम एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तब तक हमें कैसे पता चलेगा। जब तक उसकी ट्रेनिंग लेंगे, जब तक उसके बारे में सीखा हमने जाना, तब और भी सिंपल हो जाता है। जैसे कि मैंने एनडीए के बारे में जाना नहीं था, उसकी प्रिपरेशन नहीं करी थी, तब दूर से तो सब टफ लगता है। जब उसके अंदर और जानोगे आप तब उसकी रियल जो ग्राउंड रियलिटी है वो पता चलती है। अच्छा अगर मैं सिंपल बात करूं रोहित, मुझे ऑनेस्टली बताना, योर मदर वो समथिंग कि अगर तेरे को कंपनी खोलनी है, जूते ही बनाने हैं, तो तू बाटा जैसी बना।
या ठीक है। तेरे को मतलब अगर तेरे को रिटर्न सक्सेस, मैंने आपसे पूछा भी था कि आपकी माँ ने आपके रिटर्न सक्सेस पे कहा क्या कहा, तो उन्होंने कहा कि बेटा ये तो पहला कदम है, अभी तो बहुत दूर जा। बट मैं आपसे मतलब पूछना चाह रहा हूँ कि व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स टू यू। सोच के देखो, 11th 12th कैन बी डन मेनी थिंग्स, गर्लफ्रेंड भी बन सकती है, बॉयफ्रेंड भी बन सकते हो, आपके मतलब बाकी रिश्ते भी बन सकते हैं, दोस्त दोस्त भी बन सकते हैं। बट आपको ऐसा क्या ड्राइव कर रहा है कि वही करना है। एनडी लाइफ आपने देखी नहीं, फौज में आपका कोई रिश्तेदार है नहीं, आपको कुछ पता है नहीं, ज्यादा से ज्यादा लखन सर है आपके पास जिन्होंने आपको बहुत ड्राइव कर दिया। योगेंद्र यादव सर से शायद आपकी मुलाकात हुई हो, बट मुझे समझ नहीं आ रहा आपको ड्राइव कर क्या रहा है, ऐसी क्या चीज है। देखा जाए तो जो सोसाइटी में जो रिस्पेक्ट मिलती है, हाँ लाइफ तो बहुत होती है, बट ये हाँ जो एडवेंचरस लाइफ है, ये मैंने YouTube से बहुत सारी वीडियोस देखी है नेशनल डिफेंस एकेडमी की। मतलब इतनी डिसिप्लिन लाइफ, इतनी आइडियल लाइफ, ये हर कोई जीना चाहेगा, बस उसी से मोटिवेशन मिलता है। मैं एग्री कर रहा हूँ कि जो जीवन देश के काम ना आ सका उस जीवन की क्या कीमत, मैं एग्री कर रहा हूँ इस बात से, ठीक है। क्या बट मैं एक बात सिंपल पूछ रहा हूँ, रोज रोज तो मोटिवेशन नहीं आती ना, रोज रोज तो डिसअपॉइंटमेंट आती है, आज ये नहीं हुआ, आज वो नहीं हुआ, आज ये छूट गया, आज वो हो गया। तो वो क्या है जो आपको ड्राइव कर रहा है कि मैं शेड्यूल पे स्टिक रहूंगा, मैं काम करता रहूंगा, वो क्या चीज है। जो हमारी इंग्लिश की क्लासेस होती थी, हाँ हाँ। इसमें लखन सर हमको रोज मोटिवेट करते थे। अच्छा। इंग्लिश पढ़ाते थे भी, इंग्लिश तो पढ़ाते ही थे, हाँ बट जो मोटिवेशन व्हाट वाज प्रोवाइडेड बाय हिम, मतलब वो बहुत हेल्प करा उन्होंने। जब भी हम कमजोर पड़ जाते थे, तो हम एक नई स्पिरिट से आते थे कि हमको बस करना ही है। तो सेल्फ मोटिवेशन भी जरूरी है, बट जो गाइडेंस कर जो हमसे बड़े होते हैं, वो हमको जो मोटिवेट करते हैं, उतना मोटिवेशन जो खुद से आता है वो नहीं हो पाता है। तो लखन सर हेल्प्ड अ लॉट। ठीक है, फेयर इनफ फेयर इनफ। सो अभी मैं आपको लखन सर से मुलाकात कराता हूँ। लखन सर, मुझे रियलाइज हुआ कि वीडियो एडिट करते वक्त इनसे मुलाकात करना जरूरी है। सो लखन सर इज लाइक संदीप माहेश्वरी ऑफ डिफेंस पीपल। वो इतना चार्ज कर देते हैं कि आप ना भूल नहीं पाओगे उन्हें कभी। उनको वो मतलब हर किसी के फेवरेट है। नाउ लखन सर ना इंग्लिश भी पढ़ाते हैं, वो फ्री में यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, फोर्स एनडीए पे। सो प्लीज मेक श्योर कि आप फोर्स एनडीए पे जाके उन्हें देखो, और मुलाकात कराता हूँ आपकी लखन सर से, उनको देखो जरा एक बार। चलो आगे बढ़ते हैं। यस, डिलीजेंट है बंदा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था कि वो बंदे का ग्रेंड्योर है, वो बंदा मैग्निफिसेंट है, वो बंदा डिलीजेंट है बच्चों। डिलीजेंट है मतलब समझदारी से मेहनत करता है। डिलीजेंट का मतलब होता है जो समझदारी से मेहनत करे, है ना। तो इसको हम वापस से परिश्रमी और उद्यमी बोल सकते हैं। उद्यमी वो वाला उद्यमी नहीं जो शरारत करता है, उद्यमी मतलब जो इंडस्ट्रीज खड़ी कर देता है। अरे बाप रे, तो वर्ड ही बोल दिया। ठीक है। इनडिफरेंट का मतलब होता है जिस पर कोई फर्क ना पड़े। तो इस इनडिफरेंट को आप क्या कहोगे बच्चों? उदासीन कहोगे। इस इंटेलिजेंट को तो आप पहले से ही वाइस कह चुके हो बच्चों। एनर्जेटिक को आप पहले से ही क्या कह चुके हो बच्चों? फुल ऑफ एनर्जी। क्या कह चुके हो? फुल ऑफ एनर्जी। तो यकीन दिलाता हूं, एक महीना अगर आप लोगों ने क्लास अटेंड कर ली और अगर एक महीना आपने मेरे से क्लास लगवा ली, तो आप लोगों की अपकमिंग एग्जामिनेशन में आपकी बल्ले बल्ले है बच्चों। वो एग्जामिनेशन कहीं रुकने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि ठान लो तो जीत है भाई। क्या कर लो, ठान लो तो जीत है। आज मैंने क्लास में एग्जाम्पल दिया था किसी क्लास में कि भाई सबसे ज्यादा वजन किसने उठाया, सबसे ज्यादा वजन किसने उठाया। तो आप लोगों का ध्यान जाएगा वेट लिफ्टिंग पर, ओलंपिक के मेडल्स पर, ओलंपिक के रिकॉर्ड्स पर, कि भाई सबसे ज्यादा वजन किसने उठाया। तो सबसे ज्यादा वजन किसी वेट लिफ्टर ने उठाया होगा, है ना। मैंने क्लास के अंदर बच्चों एग्जांपल दिया था कि वो जो सबसे ज्यादा वजन उस मां ने उठाया जिसने देखा कि उसके बच्चे ने खेलते समय गाड़ी गिरा ली है, वो बाइक उस मां ने गिरा ली है। वो मां जिसने कभी जिंदगी में उस बाइक को हाथ ही नहीं लगाया था, वो मां का बेटा जिस दिन बाइक उसके ऊपर गिरा लेता है, वो मां एक झटके में उस बाइक को उठा के एक तरफ कर देती है और अपने बच्चे को वहां से सेफ निकाल लेती है। ये उस मां का प्रयास होता है, उस मां की ठानी हुई शक्ति होती है बच्चों। क्योंकि मां के पास उस समय कोई ऑप्शन नहीं होता है। शी हैज नो अदर ऑप्शन। उस मां के पास जिसका बच्चे ने बाइक गिरा लिया और वो बाइक के नीचे आ गया, शी हैज नो अदर ऑप्शन। उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि इस बाइक को उठा के तुरंत उस साइड फेंका जाए और अपने बच्चे को वहां से निकाल लिया जाए। वो मां ठान लेती है उसी समय, एक सेकंड के अंदर, कि व्हाट आई हैव टू डू, और वो काम करती भी है। तो ये ठानने की शक्ति होती है बच्चों की। व्हेन यू हैव नो अदर ऑप्शन, देन आप वो काम आसानी से कर लेते हो जिसको आप करना चाहते हो। तो ठान लीजिए और जीतिए बच्चों। आपको कल सुबह 10 बजे वीडियो भी देखना है बेटा अपनों से बात वाला, जिसके अंदर एक बहुत अच्छी स्टोरी आ रही है। चाहो तो देख लेना। अगला कह रहे बच्चों। अच्छा, मैं एक बात जानना चाहूंगा, एफडी डू अ वेरी गुड जॉब कि आपकी ना 12th का बोर्ड की भी तैयारी रखता है और आपके एनडी की भी तैयारी रखता है, दैट्स अ फेयर इनफ, वेरी गुड। बट मैं एक बात पूछना चाहूंगा, कहीं ना कहीं 9th 10th की फिजिक्स केमिस्ट्री आ रही है, 11th 12th का तो आपका छूट ही गया ना। नहीं मतलब जो कुछ टॉपिक्स होते हैं जो हाँ, 9 से लेकर 9th में होते हैं, फिर 11th में होते हैं, फिजिकल और केमिस्ट्री हो गई, और पीरियोडिक टेबल नहीं है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी नहीं है। नहीं, जैसे कि वेव्स होते हैं, वेव्स ऑप्टिक्स होता है, हाँ है। जो 10th में भी है और 12th में भी है। मैं मान लिया, मैंने आपके कई टॉपिक्स हैं उसमें आ गए, पर बाकी सारे बहुत सारे नहीं है, ठीक है। तो बट मुझे नहीं समझ में आ रहा, मुझे ना सच बता रहा हूँ मैजिकल लगता है आपका पढ़ना। भाई 7-7 किलोमीटर बच्चा ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, 2-2 दिन वो हो गए, 4-5-6-7 घंटे बच्चा कोचिंग गया,
और उसके आगे पीछे का मुझे जीवन नहीं समझ पा रहा, क्या हो क्या रहा है आपकी लाइफ में? उसके आगे पीछे अगर हम 12th पे फोकस करें, हाँ सबसे पहले तो 12th स्टार्टिंग में मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी थी एनडीए, हाँ तो मैंने उसी को प्रायोरिटाइज करा। ठीक है जो ऐसा नहीं कि मैंने 12th पूरा ही छोड़ दिया, ओके पढ़ा। अगर वो पढ़ा तो वो भी मुझे हेल्प ही करा, क्योंकि आए थे उससे क्वेश्चन आए थे। जो 12th के स्टार्टिंग चैप्टर्स हैं वो सब 10th से ही लिए गए हैं, उसको एग्जैजरेट करके 12th में डाला है। fair enough. वो क्वेश्चन उससे हमारा 10th का बेसिक भी क्लियर होता है और हम 12th में भी कर पाएंगे। अच्छा फेयर इनफ। आपकी ना सोशल साइंस की टीचर कहा करती थी बच्चे न्यूज़पेपर पढ़ो न्यूज़पेपर पढ़ो न्यूज़पेपर पढ़ो, फिर आपने पढ़ना भी शुरू कर दिया एनडीए के टाइम से। तो न्यूज़पेपर नॉर्मली होता है ना, समझ नहीं आता, और समझने ही कुछ करो 2-3 घंटे लग जाता है। तो आपके साथ भी ऐसे ही होता है? देखा जाए तो जब क्लास 10th में था मैं, तो हमारी सोशल साइंस वाली मैम ने बहुत हमको एग्जैजरेट करा था, कि मोटिवेट करा था कि आप न्यूज़पेपर पढ़ो न्यूज़पेपर पढ़ो। तब तो हमें समझ में नहीं आता था, बट जब मैं 11th में पहुंचा, जब मैंने एनडीए की प्रिपरेशन चालू करी, तब पता चला कि करंट अफेयर्स और जो वर्ल्ड में हो रहा है, जो अपने अराउंड हो रहा है, उसको जानना कितना जरूरी होता है। तब मैंने बट पढ़ना मेरा चालू सवाल कर ये नहीं है, मेरा सवाल बहुत सिंपल है, मैं आपकी बात समझ गया, इंपॉर्टेंट है, ये सब बच्चे जानते हैं, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। आपको पढ़ने में घंटे लगते थे क्योंकि समझ में तो आता नहीं है पेपर। या आज आता है कि आपको समझ में थोड़ा बहुत? थोड़ा थोड़ा आता है। जब अच्छा मैंने शुरू में पढ़ना चालू करा था, हाँ हाँ जब जैसे कि एडिटोरियल पेज, हम्म, तब मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, बहुत बोरिंग लगता था। हाँ ऐसे पढ़ते पढ़ते मैं रात को कभी कभी सुबह पढ़ लेता था, कभी कभी रात को। हाँ रात को तो नींद ही आ जाती थी। अच्छा हेडलाइंस तो पढ़ लेता था। हाँ जो एडिटोरियल पेज होता है, उसमें वो आर्टिकल्स होते हैं, वो मतलब डीपली एनालाइज करके बनाए होते हैं, इसीलिए। सही है। अच्छा, जब आज आप देखते होगे शिवानी मैम का पढ़ाया, लखन सर का पढ़ाया, संजीव सर का पढ़ाया, एकदम छपा छपाया के, आप तो हर किसी को बोलते हो कि एफडीए ज्वाइन कर लो अगर एनडीए ज्वाइन करना हो तो। या आई विल डेफिनेटली रिकमेंड बट पोस्ट यार डिफेंस एक बात बताओ सीधी, मतलब सच सच बताओ, आप 11 बजे पहुंच जाते थे, एक बार 1 बजे क्लास होती थी, 2 घंटे या उस लाइब्रेरी में ऐसा क्या करते थे? आपके लिए फोर्थ डिफेंस अकेडमी में लाइब्रेरी बना रखी है, हाउ इज दैट? मतलब मुझे माहौल समझ नहीं आ रहा है एफडीए का। लाइब्रेरी बेसिकली क्या है कि सबको एक प्राइवेट केबिन से प्रोवाइड किए गए हैं, अच्छा और उस केबिन में जो है आप अपना आइसोलेट होकर पढ़ सकते हो। ओके उसमें पढ़ा हुआ अभी तक मुझे याद है, क्योंकि वो बिल्कुल फोकस होके पढ़ा था मैंने। अच्छा आसपास का जो भी डिस्ट्रैक्शन होते हैं वो उससे हट जाते हैं। फेयर इनफ। बट यार एक बात बताओ, जब यू आर लर्निंग फ्रॉम एफडीए, तो फिर रूटीन में होता क्या था? क्योंकि मेरे हिसाब से तो यार वहां तो सारे सब्जेक्ट चल रहे होते होंगे, तो कभी या ऐसा हुआ है कि यार आज ना अब मन नहीं कर रहा आज पढ़ने का, सो आज बंक कर लेता हूँ, ऐसा कुछ होता था? नहीं, मैंने हमेशा रेगुलर होने का सोचा, और मैंने 1-2 ही छुट्टियां ली होंगी हमेशा। अगर ऐसा मौका मन भी करता था तो मैं घर पे आके नहीं पढ़ता था। अच्छा उस दिन कहीं घूमने निकल जाता था। मतलब इतना इतना दिमाग पे लोड भी नहीं देना चाहिए। तो इतना नॉर्मल है कि आप अपने लिए रिलैक्स कर सकते हो? या मतलब क्लासेस बंक करने से तो अच्छा है कि घर पे जाकर हम कुछ अच्छा कर लें। फेयर लाइक इनफ दोस्तों के साथ निकल जाता था। फेयर इनफ फेयर इनफ फेयर इनफ। अच्छा एक बात बताओ यार, इफ वी टॉक अबाउट इन योर जर्नी, आपके कुछ दोस्त नहीं हुए होंगे, आपने भी देखा होगा, ठीक है ना, आपके साथ ही पढ़े होंगे वो एफडीए में। नाउ आई या वांट टू नो कि यार आपने शायद नोटिस करी हो कि यार क्या गलती रह गई, तो वो क्या गलती होगी जो बच्चों को मिस नहीं करनी चाहिए, कि भाई अगर ये कर रहे हो तो इसमें ये मिस आउट मत करो? मिस्टेक वो थी कि उन्होंने बेसिक्स पे ध्यान नहीं दिया, डायरेक्ट वो हैवी सवालों पे गए। अगर वो शुरू से प्रैक्टिस करते, बेसिक से क्वेश्चन करते, तब उनके क्लियर हो जाते बेसिक्स भी। और वो आज इस साल का जो पेपर था वो बेसिक पे ही आया था, वो ऑब्जर्वेशन पे था। फेयर इनफ। अच्छा मैं एक बात पूछना चाहूंगा आपसे कि जब हम तैयारी कर रहे होते हैं ना, तो हमें ना वो लोग बहुत मिल जाते हैं जो पहले क्वालिफाई कर चुके हैं, ठीक है, या और वो डिफरेंट डिफरेंट बुक्स बताते हैं, और क्योंकि उसने कर रखा है तो उसकी बात सही भी लग रही होती है, कुछ लॉजिक के साथ बोल रहा होता है, तो आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते डिफरेंट डिफरेंट बुक के साथ? फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमको मिले थे वो भी हाँ हमारी एकेडमी के थे, हाँ तो उन्होंने हमको सेम बुक सजेस्ट करी जो हम कर रहे थे। अच्छा और अगर वो डिफरेंट बुक्स बताते भी थे, और तो हम उनसे जाके पूछ लेते थे, और वो हमको बताते थे कि जो उसमें कंटेंट है वही इसमें कंटेंट है। तो बुक्स पे डिपेंड नहीं करता
ये पढ़ने वाले पे डिपेंड करता है। बट ये नॉर्मली क्या होता है ना, बच्चे खरीद लाते हैं, ये भी बुक लिया, ये भी बुक लिया, ये भी बुक लिया, ये भी बुक लिया है। आपने भी करा है, क्योंकि आपके पास तो अरिहंत भी है, दिशा पब्लिकेशन भी है, पाथफाइंडर भी है, आर.एस. अग्रवाल भी है, आपके पास नहीं, ऑलमोस्ट सारी मैथ्स की मैं बुक है। सबसे पहले तो मैंने पाथफाइंडर खरीदी, अच्छा। 11th में ही खरीद ली थी वो मैंने। ओके। और मैंने इतनी बुक नहीं खरीदी, कुछ बुक्स के मेरे पास पीडीएफ थे, उनसे हाँ मैंने पढ़ा। हाँ। और कुछ बुक तो मैंने मेरे दोस्तों से परचेस मतलब बोरो कर बोरो लेगी। खरीदी, हाँ क्योंकि हम ग्रुप में पढ़ते थे तो हम दूसरों से बोरो कर लेते थे। ये बुक हमारे पास है तो हम उसको दे देंगे, वो बुक हमारे पास है तो वो बुक उसके पास है तो वो हमको दे देगा। तो ये क्या कारण था कि मॉक में आपके 400 मार्क्स आए बट आपकी खुशी का ठिकाना नहीं था, मतलब आप खुश नहीं थे? ऐसा क्यों? क्योंकि 400 मार्क्स इन द मॉक आपका तो मतलब है यार, ये तो एग्जाम देने से पहले मेरा तय है कि मैं क्लियर कर लूंगा। व्हाई नॉट हैप्पी? ऐसा क्यों यार? तब वो डेफिनेट नहीं था कि वहां पर कैसे क्वेश्चन आएंगे, क्या पता अगर वो डिफरेंट हो क्वेश्चंस। और जो यहाँ पर मॉक था वो हाँ तो समटाइम्स जो था कि जो प्रीवियस ईयर पे बेस्ड था, और हाँ मैंने प्रीवियस ईयर करे थे, और हाँ। उनके पीछे का जो लॉजिक है वो मुझे समझ में आने लगा था, इसीलिए मैं इतना खुश नहीं हुआ। अच्छा, फेयर इनफ, फेयर इनफ। बट अगर मान लो एक बच्चा लास्ट 1 मंथ जब प्रिपेयर कर रहा होता है, तो उसको किस बात का ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि आपके केस में तो मैंने सुना था एफडीए में शिवानी मैम और बाकी टीचर्स मैराथन क्लासेस ले रहे थे। या सो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपना पढ़ो और बाकी सब जो यूट्यूब पे जो चला रहा है वो सब बंद कर दो, मतलब क्या करेगा? नहीं, अगर आपने जो पूरे जितने भी ड्यूरेशन में आपने पढ़ा है हाँ। उसको ब्रशअप करने के लिए एक रिवीजन क्लास की जरूरत होती है। ओके। और वो जो मेन रोल है वो इन्हीं मैराथन क्लासेस ने निभाया था। अच्छा। और लास्ट क्लास में मेरी ये स्ट्रेटेजी थी कि जो फिजिक्स केमिस्ट्री है, हिस्ट्री है, उसका एक वन पेज माइंड मैप बना लेता था। वो एग्जाम के एक दिन पहले देख के गया, सब याद आया। हाँ। और उससे जो रिवीजन होता था बेशक मतलब उससे जो रिवीजन होता था उसमें टाइम भी नहीं लगता था। बहुत बढ़िया। बट मेरा एक आखिरी सवाल है टू एंड दिस इंटरव्यू। मैक्सिमम बच्चों के साथ होता है या तो जीएटी बहुत मजबूत हो जाती है या मैथ्स बहुत मजबूत हो जाती है। अब मेरे को ये जानना है कि आपके केस में बैलेंस बना कैसे रहा? आपने देखा होगा ना कई बच्चों के आपसे जीएटी में ज्यादा अच्छे नंबर आए होंगे, बट दे स्कोर या 40 मार्क्स इन द मैथ्स और समथिंग समथिंग। तो ये क्या चक्कर है? हाउ डू मेड द बैलेंस? बैलेंस तो बनाना पड़ता है। जैसे मेरे क्लासमेट ने 121 स्कोर करे थे मैथ्स में, बट अच्छा। वो जीएटी में रह गया। ओके। और एक और क्लासमेट ने जीएटी में बहुत हाई स्कोर कर लिया है, पर मैथ्स में रह गया। सो मुझे ये पहले से ही पता था कि दोनों में स्कोर करना है। बट ये दोनों में मैथ्स अगर आपकी ज्यादा प्रैक्टिस ले जाएगा, तो जीईटी में कम प्रैक्टिस चाहिए एज कम्पेयर टू दैट। और कहीं ना कहीं जीईटी का वेटेज ज्यादा है 4 नंबर का, तो कहीं ना कहीं तो इंक्लिनेशन ही आता है ना, जीईटी पे ज्यादा ध्यान दो, पास तो वही कराएगा। नहीं, मैथ्स तो होता ही प्रैक्टिस करने से। हाँ। अगर हम मैथ्स को प्रैक्टिस करें, अगर इजी पेपर आया तो मैथ्स के मार्क्स बढ़ जाएंगे। हाँ। अगर मैथ्स तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि ओके। अकेला 300 मार्क्स का मैथ्स आ रहा है। हाँ। और जो जीएटी है उसे हम बस एक बार पढ़ना है, हाँ। क्योंकि 12th में हमारा माइंड इनफ डेवलप हो जाता है कि एक दो बार पढ़ने से याद रहता है। Correct. प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में तो होता है, बट जो हिस्ट्री है उसमें 3-4 बार पढ़ना पड़ता है। और जो नेम्स होते हैं, फिगर्स होते हैं, उनको याद रखना पड़ता है। इसीलिए जो माइंड मैप वाली टेक्नोलॉजी है, माइंड मैप वाली टेक्निक है, वो यूजफुल थी। ठीक है। अगर यार रोहित, मैं एक आखिरी सवाल पूछूं कि वैसे दूसरा आखिरी सवाल है, मैं 2 बार बोल चुका हूँ ये, बट फिर भी मैं जानना चाहूंगा कि अगर एक इंसान को खुद का स्टडी टाइम टेबल बनाना चाहिए तो उसको किस बात का ध्यान रखना चाहिए? आपने कहा मैथ्स फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, ये मैं समझ रहा हूँ, बट उसके अलावा क्या आप बोलना चाहोगे? First priority should be maths, हाँ। and the second one must be English, ओके। क्योंकि इंग्लिश का वेटेज जो है 200 मार्क्स का है। हाँ। और जो थर्ड वन है वो हमारा फिजिक्स है। फिर फोर्थ वन केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, क्योंकि मैं एक साइंस बैकग्राउंड से हूँ तो वो मुझे सब्जेक्ट्स इजी लगते थे। फिर मैंने ज्योग्राफी करा, क्योंकि ज्योग्राफी में मेरा इंटरेस्ट था। और जो महेंद्र सर यहाँ पर पढ़ाते हैं ज्योग्राफी, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो फिर देन आफ्टर जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री करा। हिस्ट्री के बाद जो फिर मैंने करंट अफेयर्स करे, क्योंकि करंट अफेयर्स रोज रात को पढ़ता था। हाँ। इससे ना बैकलॉग क्रिएट नहीं हुआ। लाइक बहुत बच्चों को देखा है कि जो लास्ट क्लास में करंट अफेयर्स करते थे, फिर उनको कुछ समझ में नहीं आता था और उनको याद भी करना पड़ता था। बट जो हम हर डेली करंट अफेयर्स अगर देखेंगे तो वो हमें याद भी पर रहेगा। आपको कभी लगा नहीं कि करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन आते हैं
मैं इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूँ, किसी और में लगा लेता हूँ मेहनत इतनी। वाई यू जस्ट फोकस ऑन द करंट अफेयर। बोनस नंबर होते हैं क्या? नहीं, ये तो हम देखते हैं कि करंट अफेयर से आते हैं, हाँ। पर जो मैम की क्लास होती है, शिवानी मैम की, वो करंट के साथ साथ स्टैटिक भी करवाती हैं। स्टैटिक, इकोनॉमिक्स, जो मिसलेनियस जो भी होता है, लाइक जीके, फर्स्ट इन द कंट्री वगैरह वगैरह, वो सब बताती हैं। और वो जो बताती हैं तो बार बार रिकॉल करवाती हैं, जिससे हमें याद हो जाता है। इसीलिए वो हमको बस वो करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन दिख रहे हैं, पर बाकी भी हैं, इकोनॉमिक्स, जीके, स्टैटिक एंड ऑल। फेयर इनफ यार, थैंक यू सो मच एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। यू लुक लाइक एन ऑफिसर एंड आई विश कि अगले इंटरव्यू में आपके रिकमेंडेशन पे लूं। थैंक यू सो मच रोहित। जय हिंद सर। जय हिंद, ऑल द बेस्ट। स्पोर्ट्स डिफेंस एकेडमी एनरोलमेंट ले रहा है इंडिया का, दैट आई नो, बट अगर बच्चा बाहर से आ रहा है, कैन ही एनरोल और शी एनरोल? डेफिनेटली सर, दे कैन एनरोल। कहीं से भी बच्चे, इवन अभी भी हमारे पास बच्चे आपको मिलेंगे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के, उड़ीसा से बच्चे हैं, काफी सारे बच्चे हैं। सो वो आ सकते हैं। एकेडमी के साथ साथ हमारी हॉस्टल फैसिलिटीज भी हैं, सो वो भी उनको प्रोवाइड हो जाती हैं। मैम वो और लाइब्रेरी देखा जाए फैसिलिटी समझाइए, वो उसमें कैसे होता है कि टीचर ना पर्सनली अटेंशन दे पाता है, वो मुझे जानना है। मैंने सुना है कि हर बच्चे पे जा जाके जो जो डाउट होता है वो क्लियर करा जाता है, वो क्या है? सर एक्चुअली होता ही है ना, एकेडमी में ना एक हमारा एटमॉस्फेयर आप कह लीजिए सर ने ऐसा बना रखा है। क्योंकि सर एक बात बोलते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपको कोई चीज़ बच्चों से करानी है ना, वो आपको पहले खुद करनी होगी, और जो चीज़ आपको टीचर से करानी है ना, वो भी आपको खुद करनी होगी। तो पहले ना हमारे जो डायरेक्टर है, हमारे जो सर हैं, उनका बिहेवियर अगर आप देखेंगे ना, सारे टीचर्स के साथ, सारे स्टाफ के साथ, टेक्निकल टीम के साथ, बच्चों के साथ, जो सर का बिहेवियर है उससे बड़ा सारा सीखने को मिलता है। इवन मैंने तो जितना सीखा है ना, सर से ही सीखा है। हर एक बच्चे को सर पर्सनली जानते हैं, क्या उसकी वीकनेसेस हैं, क्या उसकी स्ट्रेंथ है, ये भी उनको पता होता है। तो वही यहाँ पे टीचर्स भी उसी चीज को फॉलो करते हैं और उसी को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। भले ही बच्चे बहुत सारे हैं, बट ये हमें बताया जाता है कि आपको बच्चों से इंटरेक्शन एक ऐसा रखना है कि बच्चे अगर थोड़े से उनकी जो वीकनेसेस हैं वो भी आपके साथ शेयर करें, जो स्ट्रेंथ है वो भी आपके साथ शेयर करें। सो कई बार ना होता, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जब बच्चा कहीं दूर से यहाँ अकेडमी में आता है ना, तो पेरेंट्स के बाद उनके टीचर्स होते हैं जिनके ऊपर ना एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। और अगर उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए आप रिस्पॉन्सिबल नहीं है, अकाउंटेबल नहीं है, तो वो खुद से भी अनफेयर होता है बीइंग अ टीचर, और एक स्टूडेंट के साथ भी अनफेयर होता है। सो इसी के लिए हमारी जो अकेडमी है उसका माहौल ऐसा है कि बच्चों को यहाँ, बच्चों को भी एक फैमिली की तरह ट्रीट किया जाता है, टीचर्स को भी उसी तरह ट्रीट किया जाता है। और अपने यहाँ पे ये सब चीजें हो जाती हैं कि बच्चों से इंटरेक्शन हो जाता है, किसकी क्या परेशानी है वो रिजॉल्व कर दी जाती है, किस सब्जेक्ट में क्या इशू आ रहे हैं, सब कुछ। क्योंकि टीचर्स ने ये एटमॉस्फेयर यहाँ क्रिएट कर लिया है कि बच्चे खुद से आएंगे कि सर, इवन किसी दूसरे सब्जेक्ट का टीचर अगर अवेलेबल नहीं है तो वो किसी दूसरे सब्जेक्ट के टीचर के पास भी जाकर अपनी जो प्रॉब्लम्स है वो कंसल्ट करते हैं। और जैसे बच्चे यहाँ आते हैं उनको भी इस चीज की आदत हो जाती है कि भाई हमारी परेशानियां सुनने के लिए यहाँ पर कुछ लोग हैं जो सुनेंगे भी और उसको रिजॉल्व भी कर देंगे। तो ये था पूरा रोहित का इंटरव्यू, बट मैं चाहता हूं कि अगर आप या आपका दोस्त कोई भी रिकमेंड या रिटर्न क्वालिफाई हो, प्लीज अपनी स्टोरी शेयर करना। मेरा नंबर आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। प्लस मैं चाहूंगा, एक लड़की है कनिष्का, वो बायो की थी और उसने एनडीए क्वालिफाई किया है, उसका इंटरव्यू देखना मत भूलना। अभी आपको राइट हैंड साइड पे, राइट हैंड नहीं, लेफ्ट हैंड साइड पे अभी आपको दिखना शुरू हो जाएगा। प्लीज गो एंड क्लिक एंड वॉच इट। प्लस एक और बात, अगर एफडीए आपको ज्वाइन करना है तो आप करो, क्योंकि बहुत सही डिसीजन है। एफडीए एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो हर बच्चे पे ध्यान देता है ऑफलाइन में। रिटर्न के लिए बहुत अच्छा लगा मुझे। मेक श्योर यू ज्वाइन एंड डू हार्ड वर्क ओवर देयर, क्योंकि मैंने रिजल्ट देखे हैं वहां के। मैं उनको रोज सोचता हूँ, मैं उनको रोज सोचता हूँ। वो है अंतिम पगों